अपना आरएमएस सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए 14 नंबर लेक्चर लेके हैं 11th क्लास, जितना 14 नंबर। और आज का टॉपिक है वेन आलेख, वेन डायग्राम। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप जाने, हम बार बार कहते हैं, मन में कुछ क्वेश्चन उत्पन्न होता है, प्रश्न उत्पन्न होता है, ये है क्या, इसकी उत्पत्ति क्यों, इसको हम पढ़ने से क्या बेनिफिट है, ये प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले हम आपको ये जान लें इसकी उत्पत्ति क्यों है। आप जान लीजिए, आप अभी से पहले जिस क्लास में पढ़ हैं, 10th में, 9th में, 8th में पढ़े हैं, उसमें जितने भी लगभग टॉपिक था सबका कहीं के आलेख खींचा है। भले हमको आपको नहीं आता है, लेकिन निश्चित रूप से आलेख खींचा जाता है। आप द्विघात समीकरण देख लीजिए, वहाँ भी खींचते थे। त्रिघात समीकरण देख लीजिए, एक्स अक्ष को 3 भाग काटता था, उसको त्रिघात करते थे ना। उसी तरह 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आप आलेख में प्रदर्शित करके हैं। आप 10th में बहुत कुछ जानते हैं। उसी तरह बेटा आप 11th का जब पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेट थ्योरी, पहला चैप्टर पर सेट थ्योरी, इसमें जो समुच्चय है उसको भी आलेख रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। तो इसीलिए समुच्चय को आलेख के रूप में जब प्रदर्शित किया जाता है तो उस आलेख का नाम है वेन आलेख। आप देखिए इसकी परिभाषा क्या समझा लिखे हैं। जिन आलेख से सेट्स के बीच के संबंध, समुच्चय के बीच के संबंध को प्रदर्शित किया जाता है बेटा, जिन आलेख से, उसको आप क्या कहते हैं, वेन आलेख। क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। अन्य समुच्चय के बीच के रिलेशन जो होते हैं उसको जिस आलेख से आप प्रदर्शित करते हैं, जैसे भी खींचाते हैं, उससे आलेख को आप क्या कहते हैं, वेन आलेख। अब प्रश्न उठता है, उत्पत्ति आपको समझा चुके हैं, परिभाषा बता दें। अब प्रश्न यह उठता है इसका नाम वेन आलेख क्यों पड़ा। तो वेन आलेख के पीछे जाइए। वेन साहब, जॉन वेन एक इंग्लिश तर्कशास्त्री थे। कौन थे, एकदम इंग्लिश तर्कशास्त्री थे। उन्होंने एकदम अपने तर्कित ज्ञान की सहायता से सेट को सबसे पहले आलेख के रूप में प्रदर्शित किया। किस रूप में प्रदर्शित किया, आलेख के रूप में खींचा। तब उन्होंने कहा उन्हीं के सम्मान में, जॉन वेन साहब के सम्मान में ही हम लोग इसको पढ़ते हैं, वेन आलेख। क्या पढ़ते हैं, वेन आलेख, जो हम देखिए लिख भी चुके हैं, जिनका नाम जॉन वेन के सम्मान में वेन आलेख रखा गया। तो दिक्कत, तो आप याद रखेंगे जिनका नाम किसके सम्मान में, जॉन वेन के सम्मान में वेन डायग्राम रखा गया। और आपको हम लिख दिए इंग्लिश तर्कशास्त्री जॉन वेन, इतना में इसकी जन्म हुई थी, इतना बेचारे चले गए थे। कहीं कोई दिक्कत। अब आपको ये बतला कि जॉन वेन साहब ने जब समुच्चय को प्रदर्शित करता कुछ होना चाहिए, कैसा खींचा था, तो इसके लिए उन्होंने सबसे 3 पॉइंट दिया है। और तीनों आप भी आई है इसी से, इसी तीनों से आप किसी समुच्चय को, किसी सार्वत्रिक समुच्चय को, किसी एलिमेंट्स को प्रदर्शित कर सकते। देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को जॉन वेन साहब ने किससे रिप्रेजेंट किया, किससे दर्शाता है, किससे निरूपित करता है। तो उन्होंने कह दिया है यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर यानी आयत से, किससे हो, आयत से। आयत का चित्र आप बना लीजिए और आयत। और अब यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट था, आयत समझ गए। या कभी कभी जॉन वेन साहब ने, कोई बुक आप देखिएगा, बहुत बड़ा सर्कल लिखते हैं, बहुत बड़ा वृत्त बना देता है, कोई दिक्कत। लेकिन 99% बेटा हमेशा आप क्या रखेंगे, रेक्टेंगुलर आयत। ठीक है। अब आप देखिए दूसरा है समुच्चय, सेट्स। इस सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर्किल से, वृत्त से। किससे हो, वृत्त से। आप याद रखते हैं सार्वत्रिक समुच्चय और समुच्चय हो, तो समुच्चय इस सार्वत्रिक समुच्चय में होता है। यानी सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में बतलाए थे, नीचे दी हुई सभी समुच्चय में इसकी एक ऐसा समुच्चय होगा जो सबका क्या होगा, सबसेट होगा, सबका एलिमेंट उसमें होगा, तब उसको आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो याद रखेंगे जब सेट यूनिवर्सल सेट हो तो जितने भी सेट होगा वह सब, अर्थात जितना भी वृत्त होगा सब इस आयत के अंतर्गत बनेगा, आयत में बनेगा, बाहर नहीं बन सकता। समझ गए। अब देखिए सेट यूनिवर्सल बनता किससे, एलिमेंट से। जब तक एलिमेंट को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा। तो इसलिए हम सबसे पहले एलिमेंट्स को देखते कैसे डिनोट करते हैं, एलिमेंट को बिंदु से, बिंदु समझते हैं, पॉइंट, देखो लिखे हैं, इससे सूचित किया जाता है। आप एक सिंपल एग्जांपल लेते आप समझ में आ जाएगा। देखिए आपको यहाँ यूनिवर्सल सेट का मतलब U 1 2 3 4। अब आपको A लिखिए बेटा, यहाँ 1 2, B लिख दीजिए 3 4। ठीक है। तो अब आपको इसको कहता है रिप्रेजेंट करके सबसे पहले आप एक आयत बनाइए।
हाँ, अब यहाँ कभी कभी याद रखो कि सेट ए है सेट बी है, तो इसके अंदर दोनों बनेगा, तो कभी कभी दोनों टच करेगा। क्या करेगा? दोनों दोनों टच करेगा। टच कब करेगा? जब इस दोनों में कॉमन एलिमेंट हो। कॉमन एलिमेंट्स हो। कॉमन है, देखिए तो कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, नहीं है तो टच नहीं करेगा। टच क्या होता है? नहीं करेगा। देखो इसको याद रखना, यानी ये दोनों टच करने के बाद आप बीच से टच में स्पर्श होगा, आप उसको मत समझिए, इसको ऐसे करेगा। यानी कॉमन एलिमेंट्स हो तो क्या होगा? ऐसे करेगा। जब नहीं है तो दोनों दूर दूर बनेगा, सटेगा एक दूसरे से नहीं। अब आप यहाँ 1 यहाँ क्या 3 4 है, यहाँ बेटा टच नहीं करेगा, तो आप ऐसे बनाइए ए, इसको बनाइए बी। आप यहाँ लिखते हैं यू, इसको लिख दीजिए ए, इसको क्या लिख दीजिए बी। इसमें क्या क्या एलिमेंट 1 2, एक बिंदु लिए 1, दूसरा बिंदु क्या लिखिए 2, क्या है 3 4, 3 बिंदु क्या 4। इसमें देखिए एक और एलिमेंट हम आपको डाल देते हैं 1 2 3 4 5। आप देखिए 5 ए में 1 2 है, तो एक पहला वृत्त में ए नंबर वृत्त में 1 2 लिख दिए हैं, दूसरा 3 4 लिख दिए। अभी भी 5 बचा हुआ है ना, 5 दोनों सर्कल से क्या है? बाहर होगा, लेकिन हाँ आयत के अंदर होगा। या आप यहाँ लिख दीजिए 5, कोई जब यहाँ वृत्त के बाहर आयत के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 2 वृत्त के अंदर भी कहीं लिख सकते हैं। क्या याद रखेंगे? इस पॉइंट्स को बेटा आप याद रखोगे। यदि एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो, कॉमन नहीं हो तो टच नहीं करेगा, और कॉमन हो, कॉमन समझते हो ना, दोनों में मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है, नहीं जब मिलेगा तो टच नहीं करेगा, समझ गए? और मिलेगा तो क्या होगा? टच करेगा। एक एग्जांपल आप बता दिए, जब कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं है, ये बन गया। जब कॉमन होगा तब एक एग्जांपल देके देखते हैं, क्या कोई दिक्कत? आप इसको उठा लीजिए, ई बना देते हैं, कोई दिक्कत? अब क्या इसका आलेख खींचे, तो सबसे पहले क्या बनाना है? आयत। आयत बना के, आयत बनना चाहिए, तभी नहीं बनेगा। आप लेकिन बनाइए परीक्षा में ए बी सी डी ई एफ, एक बनेगा है ए बी सी, दूसरा क्या है? ए डी ई। तो आप देखिए ये दोनों आपस में क्या है? कॉमन है। क्या बेटा? कॉमन है। तो आपको बताए थे टच करेगा, जब कॉमन हो तो क्या करता है? टच करेगा। तो ए बनाइए और इसी में बी बनाइए, इसको ए लिखिए, इसको बी लिखिए, कोई दिक्कत? कॉमन कौन एलिमेंट है? ए। तो जो दोनों का कॉमन क्षेत्र है बेटा ये, इसमें आपको लिख देना है ए। इसमें कौन कौन बचता है? बी सी, और यहाँ दे दीजिए बिंदु, यहाँ दे दीजिए बी, यहाँ क्या लिख दीजिए सी। अब इसमें क्या बचता है? डी ई, यहाँ लिख दीजिए डी, यहाँ लिख दीजिए ई। पॉइंट देखे आपको, जो पॉइंट दिख रहा होगा इस पॉइंट को दे करके आप बताइए ए बी सी डी ई, क्या बचा हुआ ना? एक ना ए में है ना क्या है? बी में है, तब कहाँ होगा? बाहर एफ। तो दिक्कत? आप इसको लिख सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं, उसके बाद में ठीक है। तो अब आप आज सीख गए कि भेन आरेख जब कोई समुच्च हो, कोई यूनिवर्सल सेट्स हो, तब आप उसको आप इस रूप में प्रेजेंट कर सकते, बतला सकते, उसका भेन आरेख खींचा जा सकता है। कहीं कोई दिक्कत? समझ गए? आप यह देख लीजिएगा, 2 से अधिक भी सेट हो जाएगा, 3 को होगा, 4 होगा। यदि तीनों में कॉमन होगा तो तीनों वृत्त एक दूसरे को टच करेगा, समझ गए? और जो तीनों में कॉमन मिल होगा, तीनों का जो कॉमन क्षेत्र होगा उसमें लिखाएगा। कहीं कोई दिक्कत? आप निश्चित रूप से घर में प्रैक्टिस करेंगे, आशा है आप निश्चित करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।